नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। और यूपी में उपचुनाव और देश में महाराष्ट्र और झारखंड की विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू होने में महज चंद घंटों का वक्त बचा है। लेकिन महज चंद घंटों का बचा ये वक्त नेताओं के बीच दावों और आरोपों की रस्साकसी का बढ़ता जा रहा है। जो आरोप है वो बढ़ते जा रहे हैं। डीडी यूपी पर सुबह 8 बजे से लगातार हम आपको सबसे तेज, सबसे विश्वसनीय और सबसे सटीक नतीजे दिखाएंगे। लेकिन अभी शुरुआत करेंगे उस खबर से जिसे देखकर आपको भी गर्व महसूस होगा। पेश है खास रिपोर्ट। 56 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का गयाना की यात्रा पर आना हमारे संबंधों में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। You are a champion among leaders. You have led incredibly. You have shown the light to the developing world. ये नजारा है भारत और गुयाना के मजबूत होते रिश्तों का। ये तस्वीरें हैं दो देशों की मेल खाती सोच और संस्कृति की। दोनों देशों के बीच समानताओं को लेकर पीएम मोदी भी काफी उत्साहित रहे, जिसको लेकर पीएम मोदी ने दोनों देशों की दोस्ती की 3 मुख्य स्तंभ भी बता दिए। Our commonalities provide a strong foundation to our friendship. 3 things in particular connect India and Guyana deeply: culture, cuisine, and cricket. पीएम मोदी ने अपने गुयाना दौरे के दूसरे दिन क्या क्या किया, आपको ये भी बताएंगे। और साथ ही पीएम ने वहां पर भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए किन बातों पर जोर दिया, इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले भारत और गुयाना के रिश्तों की मजबूती को बढ़ाने वाले कुछ अहम समझौतों पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे अहम समझौता हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में हुआ, जिसमें कच्चे तेल की आपूर्ति, प्राकृतिक गैस, बुनियादी ढांचे के विकास और क्षमता निर्माण के सहयोग पर सहमति बनी। इस समझौते से भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। दूसरा समझौता कृषि क्षेत्र में हुआ। दोनों देशों ने वैज्ञानिक जानकारी, संसाधनों और विशेषज्ञों के आदान प्रदान की सहमति जताई, जिसकी वजह से कृषि और संबंधित उद्योगों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। तीसरा समझौता 3 वर्षीय सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर भी हस्ताक्षर हुआ, जिसमें थिएटर, संगीत, ललित कला, साहित्य और संग्रहालय विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगा। ये समझौता दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में हुआ चौथा समझौता, भारतीय फार्माकोपिया पर सहमति बनी, जिससे दोनों देशों के स्वास्थ्य मंत्रालय दवाओं के नियमन और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को साझा कर सकेंगे। पीएम बीजेपी के तहत एक समझौता हुआ जो कैरिकॉम देशों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने में मदद करेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में हुआ एक और समझौता, जिससे दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और जैविक उत्पादों के निर्माण और नियमन में सहयोग बढ़ेगा। 5वां समझौता डिजिटल बदलाव के लिए इंडिया स्टेक MOU पर हस्ताक्षर हुआ। साथ ही गुयाना में UPI को लागू करने की भी सहमति बनी है। 6ठा समझौता प्रसार भारती और गुयाना के नेशनल कम्युनिकेशन नेटवर्क के बीच हुआ। समझौता में संस्कृति, विज्ञान, खेल और समाचार प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग और सामग्री साझा करने पर सहमति बनी। 7वां समझौता गुयाना के नेशनल डिफेंस इंस्टीट्यूट यानी NDI और भारत के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU के बीच एक समझौता हुआ है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा अध्ययन में शोध, शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देगा। पीएम मोदी ने एक पेड़ मां के नाम मुहिम को वैश्विक स्तर पर पहुंचा दिया, जब उन्होंने राष्ट्रपति इरफान अली के साथ पहल के तहत जॉर्ज टाउन में भारतीय आगमन स्मारक का दौरा करते हुए एक पौधा लगाया, जिसके साथ ही पीएम मोदी और राष्ट्रपति इरफान अली ने साथ में भारत और गुयाना के उज्जवल भविष्य के लिए नींव भी रख दी। वैश्विक स्तर पर भारत के बेहतर और मजबूत होते रिश्तों की वजह से बीते कुछ सालों में भारत की अर्थव्यवस्था को भी नए आयाम मिले हैं, जिसका दम खुद पीएम मोदी ने गुयाना के मंच से भरा। India's journey over the past decade has been one of the scale, speed, and sustainability. In just 10 years, India has grown from the 10th largest economy to the
5th largest. And soon we will become the 3rd largest. पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करने के अलावा गुआना में संसद के एक विशेष सत्र को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने विशेष सत्र के दौरान क्या कहा, आपको ये भी सुनाएंगे, मगर उससे पहले आपका ये भी जानना बेहद जरूरी है कि संबोधन के साथ पीएम ने विदेशी संसद को कुल 14 बार संबोधित कर लिया है। इससे पहले भारत के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने सबसे ज्यादा 7 बार विदेशी संसद को संबोधित किया था। पिछले 200-250 साल में भारत और गयाना ने एक जैसी गुलामी देखी, एक जैसा संघर्ष देखा। दोनों ही देशों में गुलामी से मुक्ति की एक जैसी ही छटपटाहट भी थी। आजादी की लड़ाई में यहां भी और वहां भी कितने ही लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री के रूप में आपके बीच हूं, लेकिन 24 साल पहले एक जिज्ञासु के रूप में मुझे इस खूबसूरत देश में आने का अवसर मिला था। आमतौर पर लोग ऐसे देशों में जाना पसंद करते हैं जहां तामझाम हो, चकाचौंध हो, लेकिन मुझे गयाना की विरासत को, यहां के इतिहास को जानना था, समझना था। साथियों, गयाना लैटिन अमेरिका के विशाल महाद्वीप का गेटवे है। आप भारत और इस विशाल महाद्वीप के बीच अवसरों और संभावनाओं का एक ब्रिज बन सकते हैं। हम एक साथ मिलकर भारत और कैरिकॉम के पार्टनरशिप को और बेहतर बना सकते हैं। पीएम मोदी ने संबोधन के साथ एक बात तो साफ कर दी है कि आने वाले समय में भारत और गुआना के रिश्ते और भी मजबूत होंगे और साथ ही दोनों देश वैश्विक स्तर पर एक दूसरे की तरक्की के भागीदार बनकर उभरेंगे। भारतीय समुदाय के संबोधन के साथ ही पीएम मोदी की गुआना यात्रा समाप्त हुई और पीएम मोदी गुआना यात्रा के दौरान वहां के लोगों से मिले, प्यार और स्नेह के साथ घर वापसी के लिए गुआना से विदाई ले ली। तो पीएम मोदी की गुयाना यात्रा की चर्चा जहां पूरे देश में हो रही है, तो देश में इस समय चर्चा चंद घंटों में शुरू होने वाले मतगणना को लेकर भी हो रही है। खबर महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के मतगणना से पहले मचे सियासी घमासान की है। महाराष्ट्र में जहां नतीजों से पहले ही सभी दल अपना अपना समीकरण साधने में लगे हैं, तो वहीं यही हाल झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। राज्यों में भाजपा गठबंधन की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। उनको महाराष्ट्र की जनता उनको छुट्टी देने वाली है अगले 25 साल के लिए। मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने में हम क्यों मना करें? ये कहा कि कल 10 बजे के बाद मैं कहूंगा कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। MVA महा वोट बैंक अघाड़ी से अब महाविभाजन अघाड़ी, वो भी चुनाव के नतीजों से पहले कैसे बन चुका है, वो देखने लायक है। अब परिदृश्य बिल्कुल साफ है, हम चुनाव जीत रहे हैं, हेमंत सोरेन दोबारा आ रहे हैं। किधर होगी खुशी, किधर आएगा गम का सैलाब, चंद घंटों बाद शुरू होने वाली मतों की गिनती ये तय करेगी और नतीजों से पहले इन सियासी चेहरों की ये बेकरारी इस मतों की गिनती को अपने पाले में आने की उम्मीद के लिए ही है। ये सियासी चेहरे बेकरार है अगले 5 साल के अपने सियासी साख के लिए, बेकरार है सत्ता की चाबी के लिए,
बेकरार है अपने एजेंडे को जनता की कसौटी पर सही साबित करने के लिए। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव परिणाम को लेकर काउंटडाउन चालू है, लेकिन ना तो सियासत रुक रही है, ना ही जीत के दावों की हुंकार और ना ही सीएम पद को लेकर महाविकास आघाड़ी में रार। 30 नवंबर को महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर जब नाना पटोले ने कांग्रेस का नाम लिया था तो संजय राउत ने उस पर पलटवार करके साफ बगावती तेवर दिखाए थे। वो अभी तक वैसे के वैसे ही बरकरार हैं। देखो, महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी। उस तरह से जो मतदान का जो रुझान आ रहा है, कॉल आ रहा है, जो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस की सबसे ज्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे और महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैंने ये जब मैंने बात कहा था तो चुनाव के नतीजा आएगा, तो अब चुनाव के नतीजे आएंगे। मैंने पहले भी कहा कि कल 10 बजे के बाद मैं कहूंगा कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। महाविकास आघाड़ी में सीएम पद की ये लड़ाई तब छिड़ी जब अभी तक ये भी किसी पोल में साफ तौर पर अनुमान नहीं लगाया गया कि आघाड़ी को बहुमत मिलेगा ही, लेकिन इसके बावजूद आघाड़ी गठबंधन में सीएम पद को लेकर बगावती तेवर मुखर हो रहे हैं। हालांकि नाना पटोले ने 20 नवंबर के बाद तो इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन संजय राउत नाना पटोले के बयान पर अपना बगावती रुख साफ कर चुके हैं और शुक्रवार को भी यही बात दोहरा दी। लिहाजा बीजेपी और शिवसेना आघाड़ी गठबंधन में मचे सीएम पद को लेकर क्लेश पर चुटकी भी ली है। गांव अभी बसा नहीं, लुटेरे पहले ही आ गए। वैसे देखिए, ख्याली पुलाव बनाने का अधिकार कांग्रेस को भी है। कोई भी एग्जिट पोल तो दिखा नहीं रहा कि एमवीए की सरकार बनेगी, ना एग्जैक्ट पोल दिखाएगा कि उनकी सरकार बनेगी। पर एमवीए महा वोट बैंक अघाड़ी से अब महाविभाजन अघाड़ी, वो भी चुनाव के नतीजों से पहले कैसे बन चुका है, वो देखने लायक है। दिन संजय राउत नाना पटोले से कहलवाएं कि आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी को वंदन मैं चैलेंज करती हूं, और जिस दिन नाना पटोले ये समझे कि संजय राउत सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति और मुस्लिम और दलित वोट बैंक को नजर कर रहे हैं, यहाँ स्पष्ट रूप से महायुति जीत के आएगी। और जो लोग विवादक बयान कर रहे हैं, मैं यही कहूंगी कि आपकी नैया तो डूब चुकी है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखिए। आघाड़ी में सीएम पद को लेकर अपना दावा सिर्फ नाना पटोले और संजय राउत ने ही नहीं रखा है। दबे मन से सीएम पद की रेस में एनसीपी शरद चंद्र पवार की पार्टी भी अपना दावा कर रही है। गठबंधन में तकरार चुनाव से पहले सीट बंटवारे में भी देखने को मिला था, लिहाजा आघाड़ी गठबंधन पर कई तरह के सवाल बीजेपी उठा रही है। वहीं आघाड़ी अपनी सरकार बनने का दावा भी कर रही है। लेने की उनकी जरूरत नहीं है कि होटल्स बुक करें और शॉपर्स बुक करें। उनको महाराष्ट्र की जनता उनको छुट्टी देने वाली है अगले 25 साल के लिए। जिस तरीके से लूट मचाया है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरीके से अदानी के सरकार चली है, वो खत्म होने वाली है। जनता हमें बहुमत देगी, स्पष्ट सिंपल मेजॉरिटी मिलेगी और हम जनता की सेवा में 5 साल डटे रहेंगे, जुटे रहेंगे। भाई अभी तो लड़ाई झगड़ा शुरू भी हो गया है कि मुख्यमंत्री का फेस कौन बनेगा। वहां उद्धव ठाकरे जी की पार्टी बोलती है हम बनेंगे, कांग्रेस बोलती है हम बनेंगे, शरद पवार जी की पार्टी बोलती है कि हम भी देश में हैं। तो इनके पास कोई मिशन विशन नहीं है, ये केवल अपने अपने एम्बिशन, लस्ट फॉर पोजीशन और अपना बचाव करप्शन, इसीलिए ये लोग एक साथ आए हैं। और इसीलिए पूरे देश में आप देखिए इंडिया अलायंस केवल एम्बिशन और पोजीशन के लिए लड़ता है। उसका में बैठकों का दौर जारी है, ये इसलिए क्योंकि शनिवार को नतीजे आने के बाद सरकार गठन के लिए सिर्फ 72 घंटे का समय ही किसी भी गठबंधन को मिलेगा। महाराष्ट्र का मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। ऐसे में अगर 25 नवंबर तक नई सरकार नहीं बनती है तो संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। ये वजह है कि नतीजे से पहले ही बैठकों का दौर जारी है, ताकि सियासी केमिस्ट्री बनी रहे और गठबंधन में आपसी मतभेद भी न हो सके। सियासी केमिस्ट्री बनाने के लिए गुरुवार को महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने बैठक की थी, क्योंकि एग्जिट पोल में पहली आघाड़ी को बहुमत मिलने का कोई अनुमान नहीं लगाया गया है। लिहाजा ये बात आघाड़ी नेताओं के ज़हन में भी है और गठबंधन में पहले से सीएम पद को लेकर घमासान मचा है। तो दूसरी तरफ सवाल गठबंधन को बहुमत मिलने और न मिलने का भी है। लिहाजा शनिवार को आने वाली चुनावी नतीजों में निर्दलीय और बागी नेताओं की भूमिका भी अहम हो जाती है। इसीलिए आघाड़ी नेताओं को अपने पाले में करने का दांव पेच भी लगा रहे हैं।
अघाड़ी में निर्दलीय और चुनाव लड़ने वाली बागी नेताओं के साथ संपर्क बनाने का भी प्लान बना है। बाला साहब थोराट और जयंत पाटिल को बागी नेताओं के साथ संपर्क बनाने की मिशन में लगाया गया है। इतना ही नहीं, महाविकास अघाड़ी के विधायक न टूट जाएं, इसके लिए भी रणनीति बनाई गई है। नतीजे आने के साथ ही जीतने वाले सभी विधायकों को मुंबई लाने का प्लान बनाया गया है। महाराष्ट्र में दोनों ही गठबंधन में रणनीतियों का दौर चल रहा है। वहीं महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आए तमाम एग्जिट पोल में बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति की सरकार बनाने की संभावना जताई गई है, लेकिन महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने सभी एग्जिट पोल के दावों को गलत बता रहे और यही हाल झारखंड में जेएमएम+ का भी है। अघाड़ी की तरह ही एग्जिट पोल्स में जेएमएम+ को भी बहुमत नहीं मिला है, पर जीत की हुंकार बराबर भरी जा रही है। हम लोगों को विश्वास है, हमें अपने मतदाताओं पर विश्वास है, हमें इस राज्य की आधी आबादी पर विश्वास है, जिन लोगों ने कतारबद्ध होकर बड़ी संख्या में, और परिदृश्य बिल्कुल साफ है, हम चुनाव जीत रहे हैं, हेमंत सोरेन दोबारा आ रहे हैं। मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने में हम क्यों मना करें? कल तो थूपरा साफ हो जाएगा। गया माघ 29 दिन बाकी, कल इस समय तक तो सबका रिजल्ट ओपन हो जाएगा। घबराए हुए हैं, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। महाराष्ट्र भी जीतेंगे, झारखंड। तो जहां महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में नतीजों से पहले ही सीएम पद को लेकर एक रार छिड़ी है, तो यूपी उपचुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन ने चुनाव ही रद्द कराने की मांग कर दी है। बीजेपी इसको विपक्ष की होने वाली हार की स्क्रिप्ट बता रही है, क्योंकि बीजेपी के अनुसार विपक्ष हार चुनाव में ऐसे ही करता है। अपने हार का ठीकरा वो प्रशासन और सरकार पर फोड़ता है। क्या कुछ पूरा मामला है, इस रिपोर्ट को देखते हैं। सोचिए, लोकतंत्र में अगर पुलिस वोट डालेगी और अधिकारियों के माध्यम से दबाव बना जाएगा, फिर जनता का क्या? श्री अखिलेश यादव जी की आदत है कि जब चुनाव हारने को होता है तो वह पहले से स्क्रिप्ट तैयार करता है। बड़ा ढिढोरा पीटा था, बड़ा को किया था, लेकिन क्या वो जीत पाई? देखिए, समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र रहा है कि जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। वोट नहीं पड़ने पा रहा, सारे रास्ते रोक दिए गए, बैरिकेड लगाए जा रहे हैं। वो हार की भूमिका पहले से बनाने लगते हैं कि हम हारेंगे तो हमें कहना क्या है, तो उसी की भूमिका बना रहे हैं। यूपी उपचुनाव के वोटिंग को 2 दिन बीत चुके हैं, तारीख भी बदल चुकी है, दिन भी बदल चुका और अब वक्त नतीजों का आ गया है। लेकिन यूपी उपचुनाव को लेकर आरोपों के ये तीर अभी तक नहीं रुके हैं। इन बयानबाजी में जीत की कवायद तो गढ़ी ही जा रही है, साथ ही नतीजों से पहले आरोपों की एक पटकथा भी लिखी जा रही है। विपक्षी गठबंधन ये काम लगातार कर रहा है, खासकर अखिलेश यादव, और अब अखिलेश के साथ पूरा विपक्ष चुनाव नतीजों से ज्यादा बीजेपी पर आरोप लगाने में फोकस कर रहा है, जिस पर बीजेपी का भी अपना तर्क है। यूपी की जनता 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। इसीलिए आपने देखा कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जहां पुलिस प्रशासन को आगे कर दिया हो। आप सोचिए, लोकतंत्र में अगर पुलिस वोट डालेगी और अधिकारियों के माध्यम से दबाव बना जाएगा, फिर जनता का क्या? ये सीधे सीधे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो अधिकार मिला एक वोट डालने का, उसको ही छीनना चाहते हैं, और इसलिए छीनना चाहते हैं कि सरकार में रह करके बाकी सब अधिकार भी छीन लें। श्री अखिलेश यादव जी को अपने शासनकाल में हुए उपचुनाव को अगर याद करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की अगुवाई वाली हमारी सरकार ने जितना शांतिपूर्ण ढंग से, व्यवस्थित ढंग से चुनाव संपन्न करवाया है, अगर इसका 10% भी वो किए होते अपने शासनकाल में तो आज वो बोलते। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी की आदत है कि जब चुनाव हारने को होता है तो वह पहले से स्क्रिप्ट तैयार करता है। यूपी उपचुनाव में वोटिंग के दौरान जितना बवाल हुआ था, उससे ज्यादा मतगणना से पहले सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। वोटिंग के बाद से ही सपा उपचुनाव में धांधली और वोटर्स को वोट देने से रोकने का आरोप लगातार लगा रही है। चुनाव आयोग से शिकायत भी सपा ने की है और अब चुनाव को रद्द करने की मांग भी कर रही है। यूपी के उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग को करीब 314 शिकायतें मिली हैं। इनमें धांधली से लेकर फर्जी वोट तक की शिकायत है। सपा ने मीरापुर, कुंदरकी और सीसामऊ सीट पर चुनाव रद्द करने की मांग की है। उपचुनाव के वोटिंग वाले दिन से ही अखिलेश यादव ट्वीट कर करके पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे थे और वही कवायद मतगणना के पहले तक जारी है। पुलिस की पिस्टल वाली वीडियो को लेकर अखिलेश यादव पर आधा वीडियो शेयर करने का आरोप भी लगा है। लिहाजा बीजेपी अब अखिलेश के इस रवैये पर हमलावर हुई तो अतीत के वो पन्ने भी खोले गए जो अखिलेश के लिए किसी चुभन से कम साबित नहीं होने वाले हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि लोकतंत्र का सबसे निचला स्तर बीजेपी पहुँचा लिया। बीजेपी को पता था कि चुनाव हार रहे हैं, बाई इलेक्शन हार रहे हैं,
9 की 9 सीटें आधे प्रतिशत में गिनती में 9 की 9 सीटें हार जाते हैं लोग। इसीलिए पूरी सरकार वोट लूटने में लगी हुई थी। एक डीएम, एसएसपी, कमिश्नर इसलिए लाए गए हैं दूसरे प्रदेश से कि उत्तर प्रदेश में लूट करके वापस चले जाएं। समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, इस बात का आभास अखिलेश यादव को हो चुका है। इसलिए अब ट्विटर और बयानों के माध्यम से राजनीति में शुचिता की वकालत कर रहे हैं। अखिलेश जी 2012 में श्रीमती डिम्पल यादव को कन्नौज से निर्विरोध सांसद किस तरीके से पुलिस और प्रशासन के दुरुपयोग के द्वारा आपने बनवाया था, ये सबको पता है। किस तरीके से सभी चुनावों में समाजवादी पार्टी के लोग गुंडागर्दी और अराजकता करते हैं, ये भी उत्तर प्रदेश की जनता को जहन में है। और आप मीडिया का आह्वान कर रहे हैं, जबकि प्रत्येक प्रेस वार्ता में मीडिया कर्मियों से बदसलूकी आपका धर्म बन चुका है। उपचुनाव का ये पूरा मामला अब आरोप पर आर का पार का हो गया है। बीजेपी सत्ता में है और सपा विपक्ष में, लिहाजा सपा यूपी के प्रशासन पर बीजेपी के पक्ष में चुनाव कराने का आरोप लगा रहा है, लेकिन ये एक तरफा दिखाई नहीं देता है। सपा ने जब वोटिंग वाले दिन चुनाव आयोग से शिकायतें की तो चुनाव आयोग ने एक्शन भी लिया। यूपी में हो रहे उपचुनाव की अलग अलग सीटों से करीब 10 पुलिस कर्मियों पर एक्शन हो चुका है और अब मतगणना के पहले सपा की राख कांग्रेस भी दोहरा रही है। वहीं बीजेपी विपक्ष के इस रवैये पर जमकर बरसी है। देखिए, समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र रहा है कि जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। जब जब चुनाव में इनकी बेलगाम हरकतों पर नियंत्रण लगाए, जब जब इनकी गुंडई पर नियंत्रण लगाए, जब जब इनकी बूथ कैप्चरिंग पर नियंत्रण लगाए, तब समाजवादी पार्टी हारी है। इनका ईमानदारी पर कोई भरोसा नहीं, निष्पक्षता पर कोई भरोसा नहीं, पारदर्शिता पर कोई भरोसा नहीं। इनका भरोसा रहता है गुंडई के बल पर, बूथ कैप्चरिंग के बल पर चुनाव जीतना। और जब जब लगाम लगाने का भारत निर्वाचन आयोग प्रयास करता है, तब तब ये बौखलाते हैं। वोट नहीं पड़ने पा रहा है, सारे रास्ते रोक दिए गए हैं, बैरिकेड लगाए जा रहे हैं। एक तरफ तो निर्वाचन आयोग कहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार बैरिकेड लगा के वोटर्स को आने से रोक रही है। कहा जाता है कि कोई और आइडेंटिटी कार्ड ना चेक करे, पुलिस चेक कर रही है। तो कुल मिला के ये इलेक्शन था, ये इलेक्शन के नाम पे जबरदस्ती चुनाव जीतने के लिए सारी परंपराएं, मान्यताएं तोड़कर इलेक्शन था। निर्वाचन आयोग से पहले ही अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी ने कह दिया था। अब तो इस पे कार्रवाई इलेक्शन आयोग को करना चाहिए। चुनाव से पहले हमेशा सरकार और चुनाव आयोग को आरोपित करने का जैसे लग रहा है कि एक सिलसिला सा चल दिया है। वो हार की भूमिका पहले से बनाने लगते हैं कि हम हारेंगे तो हमें कहना क्या है, तो उसी की भूमिका बना रहे हैं। जीतते हैं तो कोई किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं, और हार जाते हैं तो एक बहुत आसान सा उनके पास रास्ता है, चुनाव आयोग को धमकाना, अधिकारियों को धमकाना, एक कैसा माहौल बना देना। कैसे समाज में किस तरह का मैसेज जाता है इन बातों से, इसकी परवाह नहीं करते वो लोग। बीजेपी सपा के इन आरोपों को उपचुनाव में उसके हार के कारण की पहले से ही तैयार हो रही स्क्रिप्ट बता रही है। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप को लेकर यूपी की सियासत जिस कदर गर्म है, उसे देखकर यही लग रहा है कि ये बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप उपचुनाव के नतीजों पर ही थमने वाले नहीं है। और आज सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी केस की सुनवाई हुई। आज इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को एक नोटिस भी जारी किया है। ये नोटिस क्यों जारी हुआ है, इस नोटिस के मायने क्या है, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष ज्ञानवापी में सीलबंद वजूखाने के एरिया के एएसआई सर्वे की मांग कर रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि वजूखाने में शिवलिंग है और उसी वजूखाने की सर्वे की मांग को लेकर हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। हिंदू पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। हिंदू पक्ष ने कथित शिवलिंग के एएसआई सर्वे को लेकर एससी में याचिका दायर की है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर 2 हफ्तों में मुस्लिम पक्ष से जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई अगले महीने 17 दिसंबर को होगी। हिंदू पक्ष ने एएसआई सर्वे की मांग के साथ ही वजूखाने को डीसील करने की मांग भी इसी याचिका के साथ लगाई थी।
तो उसकी भी हमने मांग की है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 11 नवंबर का, उसको मॉडिफाई किया जाए और उस मॉडिफिकेशन की भी याचिका जो एप्लीकेशन है वो उसके साथ ही लगी थी, इसी में ही प्रेयर थी। तो उन दोनों मुद्दों पे आज माननीय न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी से जुड़ी आज 2 याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी। पिछले महीने हिंदू पक्ष ने एक और याचिका दायर की थी। हिंदू पक्ष ने मांग की थी कि ज्ञानवापी से जुड़े सभी 15 मामलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि उस पर एक साथ सुनवाई हो सके। हाई कोर्ट ट्रांसफर करने वाला तो उसके लिए आज वो वाली याचिका कोर्ट के सामने नहीं लगी थी, तो अगली तारीख पे वो वाली याचिका भी माननीय न्यायालय के सामने लगी। अब 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई होनी है। 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई होगी। तब पे एक साथ सुनवाई होगी और उस समय ऑर्डर डिसाइड होगा कि किस ऑर्डर में सबसे पहले सुनवाई होनी है। जो अंजुमन इंतजामिया के वकील था, उनका ये कहना था कि सबसे पहले 7-11 की जो उनकी SLP है उसको पहले सुना जाए, जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का इशू इन्वॉल्व है। तो उन्होंने कोर्ट ने यही कहा दोनों पक्षों को सुनने के बाद कि उस दिन हम डिसाइड करेंगे कि किस ऑर्डर में सुनवाई होनी है। पर जो SLP लिस्ट करना चाहते हैं उसका एक चार्ट बना के ऑनरेबल कोर्ट को प्रोवाइड करें और उस आधार पर वो सारी SLP और सारी IAs अगली तारीख पे 17 दिसंबर को लिस्ट होंगी। और आज जो एप्लीकेशन लिस्टेड थी वो थी वजू टैंक एरिया, जहाँ पे शिवलिंग और फाउंटेन की इशू है, उसमें ASI सर्वे को लेके, और उसमें कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया को और बाकी पक्षकारों को नोटिस जारी किया और 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा। 17 दिसंबर को SC जब आगे की सुनवाई करेगा तो उसी दिन हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर दूसरी अर्जी भी सुनवाई पर लगेंगी। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने साल 2022 में ये दावा किया था कि तथाकथित वजूखाना में एक शिवलिंग पाया गया है। हालांकि अंजुमन इंतजामिया ने इसका खंडन करते हुए कहा था कि ये फव्वारा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मुस्लिम पक्ष को 2 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। ऐसे में देखना होगा कि मुस्लिम पक्ष की ओर से क्या जवाब दाखिल किया जाता है। तो ये तो ज्ञानवापी केस से जुड़ा मामला था, लेकिन अगली जो खबर भी ठीक ऐसे ही केस से जुड़ी है। खबर है संभल से। आज जुमा है, इसको लेकर संभल के शाही मस्जिद के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। अब आप सोचेंगे कि जुम्मा तो हर हफ्ते आता है, तो फिर इस बार सुरक्षा क्यों बढ़ाई गई है? इन्हीं सब सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिल जाएंगे। ये सुरक्षा की चाक चौबंद, हर गली चौराहे पर तैनात पुलिसकर्मी और मस्जिद के पास बैरिकेडिंग। ये तस्वीरें यूपी के संभल की हैं, जहां जामा मस्जिद को लेकर नया बवाल छिड़ा हुआ है। दावा है कि संभल की जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर है। हिंदू पक्ष के दावे के बाद से ही संभल में पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। शाही मस्जिद के आसपास के रास्तों पर नाकाबंदी कर दी गई है और खुद SDM व CO सुरक्षा व्यवस्थाओं की जायजा ले रहे हैं। बढ़ती हुई संवेदनशीलता को देखते हुए यहाँ पे 4 कंपनी PAC की, जिसमें RRF और RAF की भी बटालियन से शामिल है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। 2 ड्रोन हैं, वो विभिन्न एरियाज हैं जनपद के, उसमें उड़ाए जा रहे हैं ताकि छतों पे किसी प्रकार की कोई लोगों ने कुछ इकट्ठा न कर रखा हो। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अराजकता फैलाने के लिए विभिन्न प्रकार के वीडियोज प्रसारित किए थे। ऐसे 32 लोगों पे 5-5 लाख के मुचलके से या 10 लाख के मुचलके से लोगों को पाबंद किया है और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, ताकि जो संवेदनशीलता है उसको जो बढ़ाने के जो कारक हैं उनको कम किया जा सके। जामा मस्जिद के आसपास पुलिस के साथ PAC की बटालियन को भी तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा को देखते हुए ड्रोन कैमरे के माध्यम से नजर रखी जा रही है। जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस के साथ PAC तथा RRF की बटालियन को भी तैनात किया गया था, जिसकी जानकारी खुद जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने दी। सभी लोग अपने अपने स्थानों में अपनी अपनी मस्जिदों में रहकर समझाया है और चेतावनी भी दी है कि यदि किसी भी प्रकार की कोई न्यूसेंस होती है तो 0 टॉलरेंस के साथ उससे निपटा जाएगा। संभल में जामा मस्जिद को लेकर छिड़े विवाद के बाद से ही प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बड़ी संख्या में पुलिस कर्मचारियों के साथ जिले के आला अधिकारी भी लगातार गश्त कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक से लेकर संभल के DM तक इस पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन आखिर संभल ही शाही जामा मस्जिद को लेकर छिड़े विवाद का ताजा मामला क्या है वो भी आपको बताते हैं। हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने सिविल जज सीनियर डिवीजन न्यायालय में रिट दायर की। रिट दायर कर जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए सर्वे की मांग की। मंगलवार को कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया। कोर्ट कमिश्नर की मौजूदगी में मस्जिद परिसर में सर्वे हुआ। जामा मस्जिद में सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। जरूरत पड़ने पर आगे भी सर्वे कराया जाएगा। जामा मस्जिद का जब सर्वे किया गया तो इस समय परिसर में दोनों पक्ष मौजूद थे। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का क्या कहना था वो भी आपको सुनाते हैं। आज यहाँ पे एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई शुरू हुई
अभी इसमें काफ़ी चीज़ें अधूरी रह गई हैं, बहुत सारे फीचर्स की इसमें स्टडी होना अभी बाकी है। तो अभी कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में फर्दर जो एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी और उसके लिए जो भी उचित दिशा निर्देश और जो भी उचित सहयोग प्रशासन से लेना है उसके लिए हम प्रशासन को प्रत्यावेदन दें। नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज यहाँ पे माहौल बनाया गया वो उचित नहीं था और प्रशासन से उपयुक्त सहयोग लेके प्रशासन को प्रॉपर प्रत्यावेदन देके जो भी आगे फर्दर सर्वे होना है वो कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में हम लोग करेंगे। संभल जिले की जामा मस्जिद को लेकर पैदा हुआ विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पूरे मामले पर दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे और दलीलें हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद की जगह एक प्राचीन हरिहर मंदिर था। उनके पास पुराने नक्शे और अन्य साक्ष्य हैं जिनके आधार पर वह ये दावा कर रहे हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये मस्जिद मुगल काल में बनाई गई थी। ये एक ऐतिहासिक धरोहर है। हिंदू पक्ष ने अपने दावे को लेकर न्यायालय में याचिका दायर की तो न्यायालय ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए मस्जिद का सर्वेक्षण करवाया। मस्जिद का सर्वेक्षण हो चुका है। सर्वेक्षण के बाद न्यायालय की अगली सुनवाई होनी बाकी है। किसके दावे में कितना दम है उसका फैसला भी कोर्ट करेगा। लेकिन इस पूरे मामले पर अब सियासी तलवारें भी खींचने लगी हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने सरकार और सुप्रीम कोर्ट से इस मामले का संज्ञान लेने की गुहार लगाई है। मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि यूपी के संभल जिले की शाही जामा मस्जिद को लेकर अचानक विवाद, सुनवाई और फिर उसके फौरन ही बाद आपाधापी में सर्वे की खबरें राष्ट्रीय चर्चा व मीडिया की सुर्खियों में हैं। किंतु इस प्रकार से सद्भाव व माहौल को बिगाड़ने का संज्ञान सरकार तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी जरूर लेना चाहिए। इधर कोर्ट के आदेश के बाद से ही संभल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा को देखते हुए ड्रोन कैमरे के माध्यम से भी नजर रखी जा रही है। संभल में किसी भी आपत्तिजनक स्थिति में निपटने के लिए पुलिस प्रशासन चुस्त और मुस्तैद है। सर्वे के बाद पहली बार कड़ी सुरक्षा के बीच संभल में शाही जामा मस्जिद के अंदर नमाज अदा की गई। और अगली खबर देश की बड़ी खबर है और सनातन से भी जुड़ी हुई है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री सनातन हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा में लोगों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। आखिर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को क्यों निकालनी पड़ी सनातन हिंदू एकता पद यात्रा, क्या है सब कुछ, एक रिपोर्ट देख लेते हैं। ये गूंज सनातन की है। ये आवाज बुलंद होते हिंदुओं के एकता की है। ये भीड़ भविष्य की उजियारी की है। ये रोशनी एकता के जलते अलख की है। ये तस्वीरें जात पात के विरुद्ध सबसे बड़े युद्ध की है। जात पात की ये तस्वीरें हैं फिजाओं में हिंदुत्व के जयकारों की गूंज की है। हम सब हिंदू। ये लगते हुए नारे, तस्वीरों में हजारों की ये भीड़, ये किसी पॉलिटिशियन के रैली की नहीं है, ना ही ये किसी के खिलाफत निकाला गया कोई मोर्चा है। ये देश में पहली बार हो रहा है जब एक संत हिंदू एकता हिंदू समाज को जोड़ने के लिए पदयात्रा निकाल रहा है। तस्वीरें देखिए, चारों तरफ आपको भगवाधारी लोग ही दिखाई देंगे। तस्वीरों में जो आपको दिख रहे हैं यही है इस यात्रा के जनक, संत धीरेन्द्र शास्त्री। इनका नाम शायद आपने पहले भी कई बार सुना होगा, लेकिन इस समय इनकी चर्चा पूरे देश ही नहीं दुनिया में भी हो रही है। इतिहास में शायद ये पहली बार है जब हिंदुओं की एकता के लिए सैकड़ों किलोमीटर की पदयात्रा निकाली जा रही है। 100 करोड़ हिंदुओं की यात्रा है ये, हमारी नहीं है। जिस देश में जितने हिंदू रहते हैं उन सब की यात्रा है। ये देश नया इतिहास लिख रहा, नई क्रांति लिख रहा। युवा भी मिलेंगे, बाल भी मिलेंगे, वृद्ध भी मिलेंगे, बुंदेलखंड से भी मिलेंगे, यूपी से भी मिलेंगे। ये महाराष्ट्र से आए हैं, छत्रपति अकोला से, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की नगरी से।
धीरेन्द्र शास्त्री की इस पद यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों की संख्या में हिंदू पहुंचे हैं। आलम यह है कि जहां से पद यात्रा गुजर रही है वहां हर तरफ सिर्फ और सिर्फ भगवा धारण किए ही दिखाई दे रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की ये यात्रा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बने बागेश्वर धाम सिद्ध पीठ में राम राजा सरकार की नगरी ओरछा के लिए शुरू की गई है। शुक्रवार को पदयात्रा का दूसरा दिन था। अब पहले आपको धीरेन्द्र शास्त्री की इस यात्रा के बारे में सब कुछ बताते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की ये पदयात्रा यूपी और मध्य प्रदेश में करीब 160 किलोमीटर लंबी चलेगी। 21 नवंबर को बागेश्वर धाम से इसकी शुरुआत हुई। पहले दिन पदयात्रा 15 किलोमीटर चली और कदारी में रात्रि विश्राम हुआ। दूसरे दिन पदयात्रा 17 किलोमीटर चली और पैमटेक टाउन में विश्राम हुआ। तीसरे दिन पदयात्रा 21 किलोमीटर चलेगी और नौगांव के शांति कॉलेज में विश्राम होगा। चौथे दिन पदयात्रा 22 किलोमीटर चलेगी और देवरी रेस्ट हाउस में विश्राम होगा। पांचवें दिन 22 किलोमीटर पदयात्रा होगी और मऊरानी में विश्राम होगा। छठे दिन 17 किलोमीटर पदयात्रा होगी और घुक्सी में विश्राम होगा। सातवें दिन 17 किलोमीटर पदयात्रा के बाद निवाड़ी में विश्राम होगा। 28 नवंबर को 15.5 किलोमीटर की पदयात्रा होगी और ओरछा के तिगैला में विश्राम होगा। 29 नवंबर को यह यात्रा ओरछा में खत्म होगी। धीरेन्द्र शास्त्री का इस यात्रा में मुख्य लक्ष्य हिंदुओं में भेदभाव और जात पात को मिटाना है, जिसकी आवाज को वो हमेशा बुलंद करते रहते हैं। लेकिन अब इस धार्मिक पदयात्रा में सियासत की भी एंट्री हो गई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता ने हिंदुओं के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया है, जबकि धीरेन्द्र शास्त्री ने इसे राजनीति से परे बताया है। देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबसे पहले हिंदू तो बनाओ नहीं। आभीर कूड़म लोद्रा केवड़ते चना पिता पंचशूद्रों, पंच हिंदू प्रशस्ते लिखना चाहिए नहीं, पंच हिंदू प्रशस्ते, तब तो मानते हिंदू राष्ट्र बनेगा। पंचशूद्र प्रशस्ते, आभीर अहीर लोद्रा लोडी केवड़ते केवट ना पिता नाई, ये सारे के शूद्र हैं, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? लोधस्य गणरस्य कश्यपस्य काछी अधवा शूद्रा, अधवा हिंदू लिखा है क्या? पहले उसको कहिए अधवा में हिंदू लिखवाइए, तब हिंदू राष्ट्र बनेगा। जब हिंदू है ही नहीं इंडिया में तो हिंदू राष्ट्र कहां से बनेगा? हिंदू तो हैं, हिंदुत्व की विचारधारा को वो भूल गए हैं। हम नेताओं के बयान पर तो कोई भी कमेंट्स नहीं कर सकते, उनका अपना निजी मत है। बस इतना कहना चाहते हैं, हिंदू हैं, हिंदुत्व की भावना में जगाने की आवश्यकता है, उसी के लिए यह पदयात्रा की जा रही है। उन्होंने कहा है कि ये महाराज जो है मोदी जी के आदेश पर चल रहे हैं, आदेश पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा मोदी जी का। बिल्कुल भी नहीं, हमें राजनेताओं से कोई लेना देना नहीं। ये आध्यात्मिक यात्रा है, राष्ट्र हित की यात्रा है, सामाजिक समरसता की यात्रा है। ये किसी की नहीं है, हर पार्टी के हर सदस्य, हर हिंदुस्तानी की यात्रा है। अब उनका अपना मत है, नेताओं का अपना काम है, नेता अपने हिसाब से जीवन बोलते हैं। हमें नेताओं पे ज्यादा बोलना नहीं है, वो उनको जैसा उनको लगे वो अपना कार्य करें। धीरेन्द्र शास्त्री की ये यात्रा मध्य प्रदेश सहित यूपी के जिले में भी प्रवेश करेगी, जिसके चलते मध्य प्रदेश की पुलिस सहित यूपी की पुलिस भी यात्रा को लेकर अलर्ट है, क्योंकि माना जा रहा है कि लाखों लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं। इसलिए कोई भी हादसा ना हो, इसलिए जहां जहां से ये यात्रा निकलेगी वहां का प्रशासन अलर्ट कर दिया गया है। और देखिए, अगली जो खबर है वो भी सनातन की बुलंद होती तस्वीर की है। प्रयागराज में अगले साल लगने वाले महाकुंभ की चर्चा गुयाना तक है। पीएम मोदी गुयाना में थे और गुयाना के लोगों को महाकुंभ में आने का उन्होंने निमंत्रण भी दे दिया है। महाकुंभ पर यह हमारी खास रिपोर्ट देखिए आप। नेक्स्ट ईयर फ्रॉम 13th January to 26 February, Mahakumbh will be held at Prayagraj. I invite you all to attend this gathering with families and friends. पीएम मोदी का गयाना की धरती से गयाना के लोगों को दिया ये निमंत्रण बताता है कि भारत में होने वाला महाकुंभ कितना खास होने वाला है।
पीएम मोदी ने गयाना में बसे भारतीय लोगों को प्रयागराज में महाकुंभ में आने का न्योता दिया। पीएम मोदी ने जॉर्ज टाउन में भारतीयों को संबोधित किया तो महाकुंभ के साथ साथ ही प्रवासी भारतीय दिवस में भाग लेने का भी निमंत्रण दिया। दरअसल गयाना की पूरी आबादी के 40% भारतीय ही हैं। गयाना की कुल आबादी 8 लाख है। गयाना की 40% आबादी भारतीय मूल की है, जिसमें 30% हिंदू हैं। 56 साल बाद कोई भारतीय पीएम गयाना जा रहा है। गयाना में साल 1838 से भारतीय रह रहे हैं। गिरमिटिया मजदूर के रूप में पहुंचे थे भारतीय। पीएम मोदी ने गयाना में कुंभ का निमंत्रण दिया है। 13 जनवरी 2025 को प्रयागराज में महाकुंभ मेला शुरू हो रहा है। महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। विगत कुंभ की अपेक्षा 25% क्षेत्र में मेला के क्षेत्र में वृद्धि हुई है और सेक्टर्स भी बड़े हैं इसी तरह से। तो इसके और जो जैसा हमारा अनुमान है कि महाकुंभ होने के कारण भारी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, संत आएंगे, महामंडलेश्वर आएंगे और विशिष्ट जन आएंगे। उनकी सुरक्षा के लिए हमने पर्याप्त पुलिस बल, होमगार्ड्स, पैरामिलिट्री फोर्स, पीएसी, एटीएस, एसटीएफ सभी की व्यवस्था की है ताकि हम सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित रूप से और एक सुगम अनुभव दे सकें। प्रयागराज को कुंभ मेले में करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। ऐसे में भीड़ के प्रबंधन के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, लगभग 2700 कैमरे जनपद में और मेला क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे, जो कि सतत जो भी श्रद्धालुओं का, गाड़ियों का मूवमेंट है वो हमको बताते रहेंगे। पार्किंग्स में कितनी गाड़ियां आ गई, पार्किंग्स के भरने का क्या स्टेटस है, ये भी हमको सूचना मिलती रहेगी। इसी क्रम में इसमें काफ़ी संख्या में हमने कैमरे लगाए हैं जो कि एआई उसमें इंस्टॉल्ड है। ये कैमरे जो फीड उनको मिल रहा है उनको स्वतः ही उसका अध्ययन करके हमको अलर्ट्स देंगे। किस जगह पे क्राउड की डेंसिटी ज़्यादा है, उनका फ्लो ज़्यादा है, किस जगह बैरिकेड्स तोड़े गए हैं, टूट गए हैं, या कि कहीं कोई उल्टी दिशा से जा रहे हैं। साथ ही साथ पार्किंग्स में इस समय कितनी गाड़ियां आ गई हैं, कितना स्पेस बचा है, कितना नहीं बचा है, ये सब हमको अलर्ट्स मिलेगा। ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है ये तो हमको जब स्नान प्रारंभ हो जाएंगे तभी ही काम आएंगे। बट ये जो कैमरे अभी लग रहे हैं ये अभी से ही आते ही फीड को अध्ययन करके जो इनकी लर्निंग्स हैं, जो अलर्ट्स हैं, इनको और इम्प्रूव करते जाएंगे ताकि हमको फॉल्स अलर्ट्स कम से कम मिलें। महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। इस बार कुंभ में 25 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। भीड़ प्रबंधन के लिए एआई आधारित तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। 2700 सीसीटीवी कैमरे जनपद और मेला क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं। महाकुंभ 2025 को भव्य और दिव्य बनाने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। सीएम योगी पहले ही कह चुके हैं कि 12 वर्षों के बाद आयोजित होने वाला ये महाकुंभ अब तक के सभी कुंभ पर्वों के सापेक्ष कहीं अधिक दिव्य और भव्य होगा। अब आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताते हैं जिससे एक बात तो साफ है कि किसी भी इंसान का मजबूत इरादा और मेहनत किसी भी चुनौती को पार कर सकती है। दिल्ली पुलिस की 2 हेड कांस्टेबल सीमा देवी और सुमन हुड्डा ने 9 महीने में 104 लापता बच्चों को उनके परिवारों से मिलवाया है, जिस पर हेड कांस्टेबल सीमा देवी ने पूरे मामले में क्या कुछ कहा है, ये आप जरूर सुनिए। मैंने 9th मंथ में, मैंने नहीं, मेरी टीम ने, हमने, क्योंकि अकेला कोई आदमी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, ये सब टीम वर्क है। और 8 और 9 मंथ में, मतलब 8.5 मंथ में हमारे 102 केस हैं और बच्चे हैं 104। और ये सब करके बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब उसको सेटिस्फेक्शन जो कहते हैं ना, अच्छा लगना और सेटिस्फाई होना इंसान को, दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है और मैं सेटिस्फाई हूँ। जो छोटे बच्चे होते हैं ना 10 ईयर्स से नीचे, वो सारे इमोशंस के साथ ही ढूंढे जाते हैं। बड़े बच्चों को थोड़ा बहुत, आज के बच्चे सारे हाईटेक हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि हमारे तरह पैदा हो गया और बस बहुत टाइम बाद, आज के बच्चे 6 सेंस के साथ पैदा हो रहे हैं। तो 10 ईयर से जो अबव बच्चे हैं वो शायद घर वालों से गुस्सा होके, नाराज होकर निकल जाते हैं, लेकिन 10 साल से नीचे वाले बच्चे नहीं जाते हैं। और अब बात करते हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की, जिनका कहना है कि झारखंड में एनडीए की सरकार बन रही है और सभी इसी आधार पर वहां पर वोट किया है, और क्योंकि पीएम मोदी के कार्यों से भी लोग प्रभावित हैं। महाराष्ट्र में भी हमारी सरकार बन रही है, दोनों ही राज्यों में हमारी सरकार बन रही है, जीतन राम मांझी का कहना है। पराया शब्द नहीं हुआ करता है, कहीं कहीं उल्टा भी आता है, लेकिन झारखंड हम लोगों के नजदीक में, झारखंड से रात दिन लोगों का आवागमन होता है, सबसे बातें कर रहे हैं।
एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि जैसे भी हो, जिस हालत में भी हो, हमारे एनडीए के लोग ही वहां सरकार बनाए। कितना नंबर आएगा ना आएगा वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन विचार नंबर अगर शॉर्ट भी करेगा तो भी लोग एनडीए के पक्ष में चाहेंगे कि डबल इंजन की सरकार बनेगी। उसे बिहार में इस आधार पर वोट भी लोग दिए हैं, तो हमको ऐसा नहीं लगता है कि वो नौबत आएगी। लेकिन अगर वो भी आएगी तो भी एक दो नजरिए उजरिए मिला करके सरकार वहां पर बनेगी। धन्य खबरों के साथ आज अभी बस इतना ही। नमस्कार।